नमस्कार बच्चों, निर्माण एकेडमी के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमने इस चैनल पर इतिहास की फाउंडेशन क्लास शुरू की हुई है। और इतिहास की फाउंडेशन क्लास में इस समय जो हम देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास, यानी एंशिएंट हिस्ट्री हम देख रहे हैं। प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास हम देख रहे हैं। और प्राचीन भारत के इतिहास में जो हमारा टॉपिक चल रहा है इस समय वो है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता हम देख रहे हैं। तो जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि अन्य क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा। तो जैसा हम बातचीत कर रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता में, तो सिंधु घाटी सभ्यता का हमने सामाजिक जीवन भी देख लिया था। हमने पहले शुरुआत में देखा सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण, क्षेत्रफल विस्तार, अन्य चीजों पर हमने बातचीत की, प्रमुख नगरों पर हमने चर्चा की, और साथ ही साथ हमने सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन पर भी बातचीत की। आज हम जो है सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन पर चर्चा करने वाले हैं। धार्मिक जीवन पर बातचीत करेंगे। धार्मिक जीवन, धार्मिक जीवन पर बातचीत करने वाले हैं। तो याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता के जो धार्मिक जीवन थे, यहाँ के जो लोग थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो इहलौकिक पर विश्वास करते थे, ना कि पारलौकिक जीवन पर विश्वास करते थे। देखिए, इहलौकिक और पारलौकिक, ठीक है। इहलौकिक शब्द हमको मिलता है, इहलौकिक एवं पारलौकिक, ये दो तरह के हमें शब्द मिलते हैं, ठीक है। एक होता है पारलौकिक। तो जो इहलौकिक जीवन होता है, इहलौकिक का मतलब होता है कि इसी लोक में, यानी इसी कहने का मतलब जो लोक है यानी धरती पर है, जो इन्हीं चीजों पर विश्वास कर। पारलौकिक का मतलब हो कि इस लोक के पार, यानी अन्य, जैसे हम ऊपर वाली शक्ति कहते हैं, प्राकृतिक शक्ति कहते हैं, तो अन्य चीजों की शक्तियों पर वो विश्वास ना करते थे। वो किस पर विश्वास करते थे? इहलौकिक जीवन पर विश्वास करते थे। पारलौकिक जीवन पर उनका कोई विश्वास नहीं था, यानी इसके बाद भी कोई अन्य लोक है, तो वो अन्य लोकों के में विश्वास नहीं करते थे। याद रखिएगा, इहलौकिक जीवन पर विश्वास करते थे। और हम देखेंगे तो अनेक, हमें यहाँ पर देवी देवताओं को अनेक रूप में पूजने का हमें जो है साक्ष्य प्राप्त होता है। तो अनेक देवी देवताओं की पूजा का हमें साक्ष्य मिलता है, ठीक है। अनेक देवी देवताओं की पूजा यहाँ की जाती थी। जैसे अगर देखेंगे तो हमें साक्ष्य के रूप में यहाँ से क्या मिल रहा है, तो साक्ष्य के रूप में हमें यहाँ सिंधु सभ्यता से हमें जो है मोहनजोदड़ो से एक मुद्रा में हमें जो है सन्यासी वाला जीवन मिला है। मोहनजोदड़ो से एक सन्यासी त्रिमूर्ति हमको प्राप्त होती है। तो वहां से हमें पता चलता है जो है, हम जो है इसको जो है पशुपतिनाथ की संज्ञा देते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है कि जो एक योग मुद्रा में एक पुरुष बैठा हुआ है, और हम जो है इस मूर्ति को हम क्या नाम देते हैं? हम पशुपतिनाथ के रूप में जानते हैं। हम इसको क्या नाम देते हैं? पशुपतिनाथ, ठीक है। आज वर्तमान में इसको क्या संज्ञा दी जाती है? पशुपतिनाथ की संज्ञा दी जाती है। और देखेंगे तो हमें यहां से जो है एक महिला की मूर्ति मिली है। एक महिला मूर्ति मिली है, जिसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दर्शाया गया है, जिसको हम कहते हैं उर्वरता की देवी। क्या कहते हैं? उर्वरता की देवी कहा जाता है।
तो ये याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता से हमें जो है देवी देवताओं के अनेक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वो इहलौकिक जीवन पर विश्वास रखते थे। साथ ही साथ देखेंगे तो मोहनजोदड़ो से हमें एक सन्यासी की जो त्रिमूर्ति है वो हमें प्राप्त हुई है। तो हमने उसको क्या संज्ञा दी है? पशुपतिनाथ की संज्ञा दी है। आगे देखेंगे तो एक महिला मूर्ति भी हमको मिलती है, और महिला मूर्ति जो हम उसमें दर्शाया गया है, गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। तो हम उसको क्या मानते हैं कि वो उर्वरता की देवी है। इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता से हमें जो बहुत ज्यादा में हमें मृण मूर्तियां मिली हैं। हमें जो है सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत ज्यादा मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ये भी पॉइंट है हमारा इसमें, ठीक है। मातृ देवी की, यहां से मातृ देवी की मृण मूर्तियां जो मिट्टी से बनी हुई मूर्तियां हैं वो हमको यहां से प्राप्त हुई हैं। देखिए जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज है वो कैसा है? मात्र सत्तात्मक समाज यहाँ स्वरूप देखने को मिलता है। इसीलिए हमें ज्यादातर जो है मातृ देवी की मूर्तियां यहाँ से हमें प्राप्त हुई हैं। अगर हम देखेंगे तो अलग अलग स्थलों से हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहोदड़ो, इन सब से बहुत अधिक संख्या में हमें मातृ देवी की मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जो यहाँ से हमें दिखाता है कि जो है कि जो समाज का स्वरूप था वो कैसा स्वरूप था? मात्र सत्तात्मक हमारा स्वरूप था समाज का। यहां से भी हम अंदाजा लगा सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। अगर हमें अंदाजा लगाना हो कि यहाँ का समाज कैसा था, तो आप देखिए कि जिस समाज में जिसकी ज्यादा चल रही होगी, यानी जिसकी ज्यादा तूती बोलती है, तो वो प्रधान रूप में सामने आता है। अगर हम आज के समाज की बात करें तो आज का समाज जैसा हमारा स्वरूप है वो हमारा पितृसत्तात्मक समाज हमें दिखाई पड़ता है। तो पितृसत्तात्मक समाज दिखाई पड़ने के कारण देखेंगे यहाँ हर जगह पुरुष प्रधान आपका रखा गया है। पर सिंधु सभ्यता में यानी सिंधु घाटी सभ्यता में हमें जो है मात्र सत्तात्मक समाज देखने को मिलता है, और उसके हमने अनेक सारे उदाहरण जो है देखे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हमें जो है अगर देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता में एक पॉइंट हम लिख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति पूजा का उल्लेख मिलता है, ठीक है। यहां से मूर्ति पूजा का उल्लेख, ठीक है। ये जो माता देवी की मृण मूर्तियां हैं, इसी मूर्ति पूजा का जो उल्लेख है हम ये कह सकते हैं कि मिलता है, लेकिन पूरी तरह से अभी हम स्पष्ट नहीं है। ये भी याद रखिएगा, पूरी तरह से अभी भी स्पष्ट नहीं है, ठीक है। कई बुकों में अगर आप देखेंगे तो हमको जो है मूर्ति पूजा का उल्लेख माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है, लेकिन अभी भी इसके बारे में बहुत ज्यादा स्पष्टता नहीं है। क्योंकि कई सारी बुकों में अगर आप देखेंगे तो वहां पर सबसे पहले जो मूर्ति पूजा का उल्लेख है कि सबसे पहले मूर्ति पूजा हमें कहाँ देखने को मिलती है, तो हम देखेंगे गुप्त काल में हमको देखने को मिलती है। और जो पहली मूर्ति बनाई गई थी वो गौतम बुद्ध की थी। तो यहां से हमें आंशिक रूप से हमें पता चलता है, क्योंकि इनके आधारों पर, इन साक्ष्यों के आधारों पर हम कह सकते हैं कि मूर्ति पूजा का उल्लेख यहाँ पर मिलता है, आंशिक रूप से मिलता है। जैसे कि कहने का मतलब आप देखेंगे इतिहास में जैसे मार्शल हैं और व्हीलर नामक जो व्यक्ति इतिहासकार हैं, जो अंग्रेजी इतिहासकार हैं आपके, मार्शल और व्हीलर ने ये माना है यहाँ पर कि जो सिंधु जो समाज था इसमें जो है मातृ देवी का जो स्थान है वो सर्वोपरि था। यानी इनके यहाँ पर मूर्ति पूजा होती थी और मातृ देवी का जो स्थान है, ठीक है। इतिहासकार हैं आपके मार्शल एवं व्हीलर। मार्शल एवं व्हीलर के अनुसार सिंधु सभ्यता में मातृ देवी का स्थान सर्वोपरि है। मातृ देवी का जो स्थान है वो सर्वोपरि है। तो याद रखिएगा हमारे दो इतिहासकार हमें देखने को मिलते हैं, मार्शल एवं व्हीलर। इनके अनुसार सिंधु सभ्यता में मातृ देवी का जो स्थान है वो हमारा
सर्वोपरि है। तो नोट डाउन करते चलिएगा। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल मैथ बाय आरके सर, या साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी जाएगी। आप वहां से सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, और वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए, तो यहां देखेंगे कि हमें साथ ही साथ जो है माता देवी की भी जो पूजा, माता देवी की मूर्तियां मिली हैं, तो वहां से हम अंदाजा लगाएंगे। हमने जो है कहा कि मूर्ति पूजा का जो उल्लेख वो आंशिक रूप से देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम ऐसा अंदाजा लगा रहे हैं या हम ऐसी बातचीत कर रहे हैं इतिहासकारों के अनुसार, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता है आपकी, इस सिंधु घाटी सभ्यता के जो साक्ष्य हमको प्राप्त हुए, जो भी साक्ष्य हमको प्राप्त हुए हैं, वो अभी तक पढ़े नहीं गए हैं स्पष्ट रूप से। हम सिर्फ चीजों को देखकर, समझकर और उन बातों का अंदाजा लगा रहे हैं कि वहां का समाज कैसा होगा, वहां का धार्मिक जीवन कैसा होगा, वहां का आर्थिक जीवन कैसा होगा। हम उन साक्ष्यों के आधार पर बातचीत कर रहे हैं। तो साक्ष्य देखकर अंदाजा लगाना और स्पष्ट रूप से पता करना, अगर इसलिए क्योंकि अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो पढ़ी नहीं गई है कि क्या लिखा गया है। जो लिपियां हमें वहां से मिली हैं, जो हमें चित्र मिले हैं, लिखे हुए चित्र मिले हैं, जैसे बहुत सारी गुफाओं से हमें ऐसे चित्र मिले हैं जिन पर कुछ लिखा गया है, तो उनको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो हम सिर्फ और सिर्फ हम आशंका के आधार पर, यानी वो जो साक्ष्यों के आधार पर बस अनुमान लगा सकते हैं। चलिए आगे बात करेंगे। जैसे हमें यहां से पशु पूजा का भी, पूजा का साक्ष्य देखने को मिलता है कि पशु पूजा यहाँ पर होती थी। ठीक है, पशु पूजा में देखेंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे जो प्रिय माना जाता था पशु कौन था, कुबड़ वाला सांड, वो प्रिय माना जाता था। ठीक है, तो यहां से हम ये भी अंदाजा लगा रहे हैं, क्योंकि देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे तो इहलौकिक जीवन पर विश्वास रखते थे। तो इहलौकिक में जो भी प्राकृतिक चीजें होंगी, जो भी प्रकृति से जुड़ी हुई चीजें होंगी, उन पर उनका विश्वास होगा और उनको वो मान्यता के रूप में प्रदान करते हैं। तो जैसे हम देखेंगे तो बहुत सारे पशुओं के बारे में यहाँ उल्लेख हमें मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, तो वो चीज जैसे देवताओं के रूप में एक हमें जो है एक बकरा हमें देखने को मिलता है जिसके सींग हैं, तो है हमें जो है वहां से भी देवता के रूप में एक जगह हमें देखा है कि जो बकरा है उसके सींग वाला बकरा, ठीक है, वो भी देवताओं के रूप में आता है। सींग वाला बकरा, ठीक है, बकरा आप जानते होंगे। ठीक है, तो सींग वाला बकरा ये भी देवताओं की मूर्ति के रूप में अंकन आपका किया गया है। चलिए तो आगे बात करेंगे और देखेंगे आगे थोड़ा सा कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो यज्ञ, अग्नि पूजा एवं पशु बलि पर भी विश्वास करते थे। ठीक है, आगे देखेंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो यज्ञ, अग्नि पूजा, पशु बलि इन पर वो विश्वास करते थे। हमें देखा जाए तो कई जगह से हमें क्या मिली हुई है, अग्नि वेदिकाओं की साक्ष्य मिले हुए हैं। अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य हमको प्राप्त हुए हैं। अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य जैसे लोथल, कालीबंगा, इन जगहों से हमको अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिले हुए हैं। तो वहीं से हम अनुमान लगा सकते हैं कि अग्नि वेदिका के अगर हमको साक्ष्य प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब जो है कहीं ना कहीं हमें जो है यज्ञ एवं अग्नि पूजा की पुष्टि यहां से होती है अग्नि वेदिकाओं के मिलने के कारण। ठीक है, और देखेंगे तो जो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो पुनर्जन्म में भी विश्वास रखते थे। सिंधु सभ्यता के लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। ये याद रखिएगा कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो पुनर्जन्म में भी विश्वास रखते थे। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो ये अंधविश्वास या जादू टोना आदि इन पर जो है विश्वास भी रखते थे। ठीक है, अंधविश्वास
अंधविश्वास, जादू टोना आदि पर विश्वास रखते थे। क्यों विश्वास रखते थे? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से हमें जो प्राप्त हुआ है, बहुत सारे ताबीज के रूप में साक्ष्य प्राप्त हुआ है। बहुत सारी ताबीजों के ताबीज, ठीक है, जो आप ताबीज पहनते हैं ना, बहुत सारे व्यक्तियों को आपने देखा होगा कि यहाँ ताबीज पहनते हैं, यहाँ पहनते हैं, गले में भी ताबीज पहनते हैं। तो यहां से हमें ताबीजों के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिससे हम ये अंदाजा लगा रहे हैं, ये हम अंकन कर रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर अंधविश्वास तथा साथ ही साथ जादू टोना आदि चीजों का, कर्म कांडों का, हम एक चीज ये भी जोड़ सकते हैं कि कर्म कांड, अगर हम इसको स्पष्ट रूप में जैसे कहें, शॉर्ट रूप में, तो हम इसको कह सकते हैं कर्मकांडों का जो है बोलबाला था। यानी बोलबाला कहने का मतलब ये भी, इन चीजों पर भी विश्वास वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। तो ये रहा हमारा थोड़ा सा धार्मिक जीवन। आइए बातचीत करेंगे थोड़े से आर्थिक जीवन के बारे में। चलिए, तो ये अपने जो है धार्मिक जीवन देखा। अब हम देखते हैं थोड़ा सा चीजें जो है आर्थिक जीवन पर, कि यहाँ आर्थिक जीवन में क्या क्या चीजें जो है थी सिंधु घाटी सभ्यता में, कि कृषि कैसा था, पशुपालन कैसा था, व्यापार कैसा था, इन सब चीजों पर हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे, आप भी पढ़ते चलिएगा। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अगला हम देखेंगे आपका आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन, ठीक है। तो हमें आर्थिक जीवन में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। तो आर्थिक जैसे देखेंगे, तो मैंने आपको बताया कि हम इसमें पशुपालन, कृषि आदि कुछ चीजों पर, जैसे उद्योग यहाँ कैसे हैं, व्यापार यहाँ कैसा है, इन सब चीजों पर हम बातचीत करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले पशुपालन। पशुपालन, तो पशुपालन के रूप में देखेंगे तो पशुपालन में क्या आपका जो है, हमें यहाँ पर कृषि पर निर्भर थे ही साथ ही साथ ये क्या करते थे, पशुपालन भी करते थे। और पशुपालन में जैसे इनका प्रमुख जो आपके पशु थे, जैसे भेड़ है, बकरी है, गाय है, बैल है, ये जो प्रमुख पशु उनके देखने को मिलते हैं, भेड़ है, बकरी है, ठीक है, गाय है, बैल है आदि, इन सभी पशुओं पर ये जो है आपका निर्भर रहते थे। यानी पशु इतने जो है ये कुछ महत्वपूर्ण पशु। देखिए, कृषि से संबंधित तो अगर आपको काम करना है तो पशुपालन तो होगा। क्यों? क्योंकि उस समय जो आपकी कृषि होती थी वो कहीं ना कहीं प्रकृति पर आधारित कृषि होती थी। आज आप देखेंगे तो जो कृषि है वो हमारे नए नए जो है आविष्कार हो चुके हैं, नए नए यंत्रों का प्रयोग किया जा रहा है कृषि पे। लेकिन उस समय हमारी जो आधुनिकीकरण यानी तकनीकीकरण है, जो मशीनीकरण है, वो कितना था? जीरो था, बिल्कुल भी नहीं था। तो कृषि कहीं ना कहीं जो है पशुपालन पर आधारित होती है। क्योंकि देखिए, अगर आपको खेत जोतने हैं तो आपको बैल चाहिए, ठीक है, फिर गाय भी, कहने का मतलब गाय से ही हमको क्या प्राप्त होगा? बैल प्राप्त होगा। और अगर आप मांसाहारी हैं तो यहाँ भेड़ और बकरी का पालन, भेड़, देखिए भेड़ से हमें क्या प्राप्त होगा? ऊन प्राप्त होगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ऊनी वस्त्रों का भी प्रयोग करते थे, तो भेड़ से हमको क्या प्राप्त होगा? ऊन प्राप्त होगा। तो पशुपालन में ये आधारित कुछ जो है जीव थे, ठीक है। और इनका एक पालतू पशु भी था, जैसे आज भी लोगों का जो पालतू पशु है वो जैसे क्या है? कुत्ता, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी पालतू पशु रखते थे, उस पालतू पशु का नाम क्या है? कुत्ता, ठीक है। आज भी आपने देखो बहुत सारे लोग जो है, जो शहरों में ज्यादातर निवास करते हैं, उनके पास आपने पालतू पशु जो है कुत्ता देखा होगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी कुत्ते को क्या करते थे? पालते थे। यहां से हमें जो है सिंधु घाटी सभ्यता से एक जो पशु है आपका, जिसकी जो है चर्चा जो है बहुत कम होती है, कहा जाता है कि घोड़े के जो साक्ष्य हैं, किसके साक्ष्य? घोड़े के साक्ष्य। घोड़े के साक्ष्य जो है सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं देखने को मिलते हैं। तो ये अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ घोड़ा जो है पशु के रूप में नहीं रहा होगा। लेकिन एक जगह है, एक जो है सुरकोटदा, क्या नाम है उसका? सुरकोटदा। तो सुरकोटदा से हमें घोड़े के साक्ष्य जो है मिले हैं, और किस रूप में मिले हैं? तो अस्थि पंजर, अस्थि पंजर, ठीक है। अस्थि पंजर यानी कंकाल जो है घोड़े का
हमें कहां से प्राप्त होता है, तो सुरकोटदा से प्राप्त होता है। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ से जो है सुरकोटदा से हमें घोड़े के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। आइए आगे बातचीत करेंगे कृषि पर। चलिए, तो ये पशुपालन हो गया और इसकी कंप्लीट पीडीएफ आपको जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो आप वहां से टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो कृषि के बारे में देखेंगे। कृषि, तो कृषि में देखेंगे कि प्राकृतिक कृषि होती थी, हमें जो है कई जगह से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, हमें जो है एक ही खेत से दो प्रकार के फसलों के उत्पादन के भी हमको साक्ष्य मिलते हैं। जैसे यहाँ कई सारी फसलों का उत्पादन करते थे कि गेहूं है, गेहूं, जौ, सरसों, चावल, इन आदि जो है फसलों का साक्ष्य हमें मिलता है। कहां से? सिंधु घाटी सभ्यता से, कि इन सभी फसलों का ये जो उत्पादन करते थे प्रमुख रूप से, जैसे हमारे गेहूं हो गया, जौ हो गया, चावल हो गया, बाजरा हो गया। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो टमाटर वगैरह हो गया। ठीक है, टमाटर हो गया, राई हो गया, ठीक, मटर हो गया, इन सभी फसलों का, जिसे सब्जियां भी हैं क्योंकि ये भी फसल के रूप में आएगी, कृषि संबंधित चीजें आएंगी, तो इनका भी उत्पादन करते थे। ठीक है, अगर हम देखा जाए तो टोटल वो प्रमुख कितनी फसलों का उत्पादन करते थे, तो लगभग जो है प्रमुख 9 फसलें थी कि गेहूं, जौ, सरसों, टमाटर, राई, मटर, कपास, ठीक है, बाजरा, इन सभी चीजों को वो क्या करते थे? उत्पादन करते थे। तो कृषि में हमने देखा, और यहाँ पर देखिए प्राकृतिक चीजों का हंसिया और जो कुल्हाड़ी है, इन सभी चीजों का हमें यहाँ से कुदाल वगैरह, कुल्हाड़ी वगैरह, हंसिया वगैरह, इन सभी का साक्ष्य हमें मिलता है। और अगर आप देखेंगे ना तो बनावली से हमें जो है एक खिलौना प्राप्त होता है, जो क्या है? आपका जो है लकड़ी से बना हुआ हल, वो खिलौने के साक्ष्य के रूप में हमें वहां से प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा, जैसे जो आपका हल है, अगर आपने देखा हो, अगर आप गांव से संपर्क रखते हो, किसान परिवार से अगर बिलोंग रखते होंगे, तो आप हल जो है पुराने जमाने का देखे होंगे, जिसपे लोहे की वो जो है कुदाल लगी रहती है। लेकिन जो बनावली से हमें प्राप्त हुआ है, वो उस पर कैसी कुदाल लगी हुई है? तो उसमें जो है आपकी लकड़ी की कुदाल रखी हुई है। तो ये रहा हमारा कृषि संबंधित। आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं व्यापार की। चलिए, अगली हम चर्चा करेंगे व्यापार की। तो बच्चों, ये क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, साथ ही साथ जो है वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करते हुए चलिएगा। व्हाट्सएप वगैरह हर जगह अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। चलिए, अब देखेंगे व्यापार। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापार था, ये बहुत ही उत्तम अवस्था में था। उत्तम अवस्था में व्यापार था। हम कई सारी चीजों का जो है व्यापार करते थे। ठीक है, जैसे हम विदेशों के साथ भी हमारा व्यापार देखने को मिलता है। याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य सभ्यताओं के साथ भी व्यापार देखने को मिलता है। जैसे गुड़िया एवं मनका बनाने के जैसे हमें कारखाने प्राप्त हुए हैं, तो यहीं से हम गुड़िया का उद्योग, गुड़िया का जो व्यापार करते थे, हाथी दांत का व्यापार करते थे, देखेंगे तो सूती वस्त्र का व्यापार करते थे। तो ये सभी व्यापार हमें देखने को मिलता है। और विदेशों के साथ भी विदेशी व्यापार जो है, विदेशी व्यापार भी हम करते थे। साथ ही साथ जो अपने देश में व्यापार हो रहा है वो तो ठीक है, साथ ही हम विदेशी व्यापार भी करते थे। विदेशी व्यापार के रूप में हाथी दांत, और हम देखेंगे तो आपके सूती वस्त्र उद्योग जो था, इन सभी उद्योगों पर जो है बातचीत आपकी की गई है। ठीक है, कि इन सभी का जो है हम व्यापार करते थे। और आइए आगे बढ़ते हैं। तो कई जगह से हम जैसे मड़ियों का व्यापार करते थे, कीमती पत्थरों का व्यापार करते थे। जैसे हम देखेंगे तो जो चांदी हमको मिलती थी सिंधु घाटी सभ्यता में, जो चांदी का व्यापार हमारा होता था किसके साथ? अफगानिस्तान और ईरान के साथ। ठीक है, अफगानिस्तान, कुछ महत्वपूर्ण हम व्यापार देख ले तो अफगानिस्तान एवं ईरान के साथ हम किसका व्यापार करते थे? तो हम करते थे चांदी का व्यापार करते थे। चांदी अगर हमें प्राप्त करनी होती थी तो जो है ये हम जो है कहां से? अफगानिस्तान एवं ईरान, मुख्यतः जो है हमारा यहां से होता था। और सोने के लिए व्यापार देखेंगे तो सोने के लिए जो है अगर आप देखेंगे तो मैंने कई ऑफलाइन क्लासों में आपको सोने के बारे में बताया है कि भारत में एक ही महत्वपूर्ण खान है जो सोने की है। वो कौन सी है? तो कर्नाटक में
कर्नाटक में वो खान है, और कर्नाटक में कौन सी खान है हमारी, कोलार खान है, जिस पर आपकी एक मूवी भी बनाई गई है, कोलार खान मूवी बनाई गई है, जिस मूवी का नाम है KGF, यानी उस फिल्म का ही पूरा नाम है कोलार गोल्ड फिल्म्स। इस पर जो है एक मूवी आपकी बनाई गई है। तो ये हमारा व्यापार होता था, बहुत सारी चीजों का हमारा व्यापार होता था, विदेशी व्यापार भी हमारा होता था, ठीक है। तो याद रखिएगा विदेशों के साथ भी व्यापार हमारा, आंतरिक व्यापार भी बहुत मजबूत था। तो ये कुछ हमारे, और हम यहाँ कुछ उद्योग भी जैसे देखेंगे साथ ही, क्योंकि उद्योग और व्यापार एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो जैसे यहाँ पर मूर्ति उद्योग, शिल्प कला उद्योग, और रेशमी वस्त्र उद्योग, और सॉरी रेशमी वस्त्र उद्योग क्या है, सूती वस्त्र उद्योग, इन सब की PDF मैं आपको दे दूंगा, तो आप थोड़ा सा डिटेल से पढ़िएगा। मैं आपको बस समझाने का थोड़ा सा मेरा प्रयत्न है कि आप अच्छे से समझ जाएं चीजों को, कि कैसा जीवन ये वहां हो सकता है। एक आप अंदाजा भी लगा सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, कि साक्ष्यों के आधार पर हम जो है बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अब हम देखेंगे यातायात के यहाँ कुछ प्रमुख साधन है। तो जैसे हमको जो है यातायात के प्रमुख साधनों में देखेंगे, तो जो यातायात है हमारा स्थल एवं जल दोनों मार्गों से होता था। अगर आप यातायात देखेंगे, यातायात मतलब परिवहन, ठीक है, स्थल एवं जल, क्योंकि अगर आप विदेशी व्यापार कर रहे हो तो विदेशी व्यापार आपका स्थल मार्गों से भी होगा और जल मार्ग से भी होगा। और अगर जल मार्ग से आप व्यापार करेंगे तो इसका मतलब कि आप जो है नाव के बारे में जानते होंगे, क्योंकि अगर आपको समुद्री रास्तों से व्यापार करना है तो समुद्री रास्तों से जो व्यापार होता है वो नाव के माध्यम से भी व्यापार होता है। तो हम यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो नावों से भी क्या थे, परिचित थे। स्थल मार्ग से तो व्यापार करते ही करते हैं, ठीक है, पर हमें साथ ही साथ जो है यहाँ से जल से भी अगर हम व्यापार करते हैं तो हमें नाव से जो है करते होंगे। और इसका हमें एक साक्ष्य मिला है, कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो यहाँ से हमें नाव का एक चित्र जो है अंकित किया हुआ मिला है। और अगर आपने मूवी देखी हो मोहनजोदारो, जो आपके हिंदी सिनेमा में जो एक मूवी है मोहनजोदारो, जिसके एक्टर हैं ऋतिक रोशन, उसमें मेन एक्टर का काम वही करते हैं। तो मोहनजोदारो, उस पर आप देख सकते हैं कि जैसे नाव में वो जाते हैं, मगरमच्छ उन पर अटैक करता है, तो वहां से इसका मतलब बांध वगैरह भी आपने देखा, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में दृश्य में उसमें दिखाया गया है। तो वहां इन सब चीजों के बारे में बताया गया है, ठीक है। यहाँ माप तौल प्रणाली भी होती थी, माप तौल के बारे में भी जानते थे आपके, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो है माप तौल तो होता था, और माप तौल जो होता था वो आपका होता था 16 गुणकों में। अगर आप माप तौल की बातचीत करें, ठीक है, माप तौल, तो माप तौल में सीप के बने हुए आकार, तांबे के बने हुए जो है आपके ऐसे पैमाने हुआ करते थे, चांदी के भी बने हुए पैमाने हुआ करते थे। और जो माप तौल प्रणाली थी वो कैसी आधारित थी, 16 गुणकों पर आधारित आपकी प्रणाली थी, ठीक है, 16 गुणकों पर। आज भी अगर आप पुराने बुजुर्गों से बातचीत करेंगे तो कहते थे 16 आने, ठीक है। 16 आने का मतलब यानी 1 रुपया, 16 आने पर जब चीजें, यानी 16 पर आधारित जो है चीजें आपकी चलती थी, तो 16 आने, ठीक है। माप तौल 16 गुणकों पर आधारित थी। तो अगर बुजुर्गों से आप बातचीत करेंगे जो काफी बुजुर्ग हैं, तो उनके समय जो है आने भी चला करते थे। तो 16 आने, 16 आने मतलब कितना रुपया बनता था, 1 रुपया बनता था। तो ये 16 गुणकों का मतलब वही हुआ कि ऐसी चीजें 16 भागों में डिवाइड थी, यानी 1 रुपए को आप कितने भागों में डिवाइड करोगे, 16 भागों में डिवाइड करोगे, वो 16 आने, वही हमारा माप तौल में क्या कह रहा है, 16 गुणक कह रहा है। तो ये हमने सिंधु घाटी सभ्यता के जो है धार्मिक जीवन और साथ ही साथ आर्थिक जीवन पर बातचीत हमने की। आई होप बच्चों आपने समझा होगा इसको बहुत अच्छे से। मैंने आपको थोड़ी सी डिटेल जानकारी और फ्री हैंड क्लास मैंने आपको पढ़ाई है, और इस क्लास की जो PDF है वो PDF आपको जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर मैथ बाय RK सर, तो वहां आपको PDF मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको दे दी गई, वहीं से जो है आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और PDF प्राप्त कर सकते हैं। क्लास आपको कैसी लगी बच्चों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे अब कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।